टॉपिक्स किए हैं, हमने उनको डिटेल में किया, अच्छे से किया। आज उन टॉपिक्स का एक थोड़ी सी रिवीजन भी है, और उनमें जो कोई पॉइंट अगर मिस हुआ है, मतलब हमने नहीं किया, वो पॉइंट्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए जिन्होंने पहले क्लास नहीं लगाई होगी अभी तक, वो भी आज इस क्लास में बने रहें, सो दैट कि वो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रिवीजन है पुराने टॉपिक, अभी तक के टॉपिक्स की। जो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने किया भी हुआ है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, किन पॉइंट से शुरुआत हुई, और कैसे कैसे ये आगे एक आज की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस फॉर्म में आ गया। तो इसलिए इसको इवोल्यूशन कहा जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जो आज की सिचुएशन का है कॉन्स्टिट्यूशन वैसा आ गया। पहली पहले जैसा भी था उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई उस तरह से। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये कुछ एक्ट्स हैं, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, क्योंकि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेस है, बेस पार्ट है, वो है कि थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं 70%। हाँ जी, एक बार फिर से अगर आपको यहाँ से ऑडियो और वीडियो दोनों स्क्रीन आपको ठीक आ रही है, प्लीज दोबारा कमेंट करें, सो दैट हम इसको प्रोसीड करें। आप भी चेक करो, ठीक है? आ रही है स्क्रीन? हॉल्ट तो नहीं हुई हुई? चलो,
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान शुरू हुए, वहां से हम इनको ले रहे हैं। ठीक है, इनको याद रखना, इन पे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट 70-73 ईयर वाइज ये एक्ट्स हैं। तो ये एक हमने पहले भी किया, ये एक फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिया गया। किस लिए लिया गया? कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। वो पहले तो जस्ट एक बिजनेस के लिए आई, पर अब उसने कुछ टेरिटरी को कंट्रोल किया है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेप लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऊपर कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में होने वाले अफेयर्स को, जो भी भारत में कर रही है उसके लिए उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसमें उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होता है प्रशासन चलाना, प्रशासनिक, और दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो आर्थिक इश्यूज हैं, जो कंपनी की एक्टिविटीज के आर्थिक इश्यूज, उनके बारे में एड्रेस किया गया, उनके बारे में ब्रीफ किया गया कि इस तरह से करना है। तो इसके जो की फीचर इंक्लूड हुए वो क्या हुए? एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये याद रखना। अब ये पॉइंट्स हैं कुछ, आज आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं आज फिर से दोबारा से बोल देता हूँ, ये कुछ एक तरह से रिवीजन क्लास है इन बिटवीन। जितना अभी तक हुआ है रिवीजन, अभी तक अगर आपने कंटिन्यूस क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आप इसमें बने रहें। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलता जा रहा हूं, आप कॉपी पेंसिल लेके आप उनको अपनी कॉपी पे नोट करते चले जाएं। ठीक है, वो पॉइंट्स हैं। बाकी रीड तो आप कर ही लोगे, समझ लोगे, पर वो पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट आप ये लिखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये अपनी कॉपी पे लिख लो इसको। ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूं ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बस इतना समझना कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ टेरिटरीज, खास करके बंगाल के टेरिटरी में आ चुकी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के अलावा भी भारत में इन्वॉल्व हो रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए कि भारत में कैसे काम करना है, ये एक एक्ट बनाया गया। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और फाइनेंशियल, आर्थिक इश्यूज कैसे होल्ड करने हैं उनके बारे में बताया गया। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग, ये कई बार बहुत नाम आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो तब भी आ जाता है, पॉलिटिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो तब भी आता है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब इंडिया के नहीं, अभी छोटा सा इलाका ही उनके कंट्रोल में बंगाल का, उसके ऊपर। तो इसमें यह कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बनाई जाएगी 4 मेंबर्स की, उनका हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। ये 4 मेंबर्स की जो कमेटी है वो हेल्प करेगी उनको, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेंगे, वो हेल्प करेगी भारत को कंट्रोल करने में या इंडिया में कंपनी को कंट्रोल करने में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, आज जैसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उस वक्त इंडिया का ऐसा कोई वजूद नहीं था। उसमें एक बंगाल जहां पे ब्रिटिशर्स थे, वहां पे उन्होंने कलकत्ता, तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी नोट करना है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी है 1774 में। 1774 मीन्स वहां पे जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, आर्थिक हो रहे हैं, जो जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशरी, क्योंकि वहां पे अब रेवेन्यू कलेक्शन का जो होल्ड हो गया था वो ब्रिटिशर्स के पास था। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उनको भारत के, मतलब उस एरिया के जुडिशरी एक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता लगाया गया, जहां पे एक जस्टिस था और 3 जजेस थे।
ये छोटी सी डिटेल है, एक जस्टिस चीफ जस्टिस थे। और अब इनको ये जो गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिनके 4 मेंबर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल जिनके एक चीफ जस्टिस थे और 3 दूसरे जजेस थे, ये काम क्या कर रहे थे? ये जो कंपनी जो है ना, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के लोग हैं जो किसी दूसरे प्राइवेट ट्रेड या में लग गए हैं, मतलब प्राइवेट खुद ही अपना कुछ कर रहे हैं और ब्राइब्स ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट एक्ट था, इसको याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यहां से स्टार्ट हुआ है। देन दूसरा एक्ट आपने नोट कर लो इस पे 2 नंबर डाल के कि दिस इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1773 के 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बन गई है और उसके 1774 मतलब 10 साल बाद ये सेकंड एक्ट आया है। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 इस तरह से याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 और यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ये पिछले एक्ट में जो जो कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी उनको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया। मतलब पिछला एक्ट, इसको कहता है इवॉल्वमेंट, कि एक एक्ट बनाया, उसमें फिर देखा, उसको रिव्यू किया, कुछ शॉर्ट कमिंग्स उनको पता लगी, शॉर्ट कमिंग से उन्होंने फिर क्या किया कि अब उसको थोड़ा सा अमेंड या इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझना है, नोट नहीं करना। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होते हैं, 3 तरह के अफेयर हैं, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स होते हैं। आज भी कोर्ट्स में 3 तरह के अफेयर्स हैं, एक तो है सिविल, एक होता है मिलिट्री, मिलिट्री से रिलेटेड वो, और रेवेन्यू लगान, और सिविल इन जो मिलिट्री या रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, किसी का आपस में झगड़ा हो गया है, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया है, ये सारे के सारे सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया कि कंपनी जो 3 पार्ट में कर रही है, एक्शन ले रही है, ये उनको चेक करने के लिए कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स में ठीक चल रही है या नहीं। और ये जो बोर्ड था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तक 1773 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक कंपनी थी, पर अब जितना एरिया उस कंपनी ने एक्वायर किया है उस एरिया को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है। अब ब्रिटिश दूसरा एक और स्टेप लिया, ब्रिटिश जो गवर्नर था, गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे, उनमें 3 कर दिए गए और कंपनी का टेरिटरी उसको कह दिया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सबसे पहले अब बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पोजेशन इंडिया में है, जितना भी टेरिटरी उस वक्त उनके पास था। अब इसने कंपनी को डायरेक्शन दी, भाई ध्यान से कौन सा कमर्शियल फंक्शन है और कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन है। जहां तक व्यापार की बात है, कंपनी को कितनी लिमिटेशंस हैं, और जहां पॉलिटिकल बात आती है कितनी लिमिटेशंस हैं। ये तो अब इसमें इतना ही याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट पिछले एक्ट को इम्प्रूवमेंट में लिया गया है और इसमें क्या किया गया है कि जो इंडिया में जितना भी पोजेशन में ले लिया गया है टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा गया है। अब नेक्स्ट आओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसको भी नोट कर लो। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये कंपनी रूल आज भी जो जितने LIC या और दूसरे बैंकिंग सेक्टर है वहां पे चार्टर इशू किया जाता है, यानी व्यापार में जो होता है ना,
जिनको व्यापार की आप रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हो, ट्रेड्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो चार्टर वर्ड यूज कर लिया जाता है इसको। अब देखो 1784, उसके 9 साल बाद ये एक्ट लेके आए हैं। कितने? 1784, 84, हाँ 9 साल बाद। उसमें पहले भी जो ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसकी मोनोपोली थी। नो अदर कंपनी फ्रॉम ब्रिटेन कैन कम हेयर, कोई और ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो इस एक्ट के थ्रू उसको 20 साल और इंक्रीज कर दिया कि आप इसको इंक्रीज करो, आप और ज्यादा, मतलब 1793 से लेके 20 साल और लगा लो, तो 1813 तक आप व्यापार कर सकते हो। आपको 20 साल की और मोहलत दे दी। गवर्नर जनरल को भी पावर देगी कि वो अपने कुछ केसेस में काउंसिल की एडवाइस को ओवर रूल कर सकते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, जो अच्छी ठीक लगती है उनको, गवर्नर जनरल को ये। पर ये चलो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर, गवर्नर जनरल, वो कहा गया कंपनी पे करेगी। गवर्नर जनरल के खर्चे हैं, उनके ऑफिस के खर्चे हैं, उनके जो काउंसिल है उनके खर्चे हैं, जो ये सारे खर्चे अब इनकी सैलरी कंपनी के अकाउंट से पे की जाएगी। और कंपनी डिविडेंड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 10.5%। ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एवोल्यूशन है, आप इसको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर लो। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है आपका। हम मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है ना, उसका एक पार्ट है। क्योंकि इसको ऐसे मत समझना कि पॉलिटिकल, कुछ बातें इंटीग्रेट होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स और यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी अभी यही चलेगा और यहाँ पे भी वही बातें हैं। अब आ जाओ जी, 1813 तक उनको बोला गया था 20 साल के लिए कि आपको 20 साल क्या करना है, आप और करोगे, तो 1813 आ गया। तो अब जो मार्क यहाँ पे कंपनी का एंड होना था, कि अब एंड हो गया ना, यहाँ पे एंड होना था कि अब कंपनी की मोनोपोली एंड हो गई। बस उनको कहा गया कि आप चाय का बिजनेस जो है, टी बिजनेस, उसमें आप रहो। ये नोट कर लो। यहाँ पे सिंपल इतना, चार्टर एक्ट है ना जो कंपनी से रिलेटेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो चार्टर एक्ट में ये खत्म हो गई है कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए, पर फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। टी के केस में चाय के बागान लगे हुए हैं, चाय का व्यापार कर सकती है, वो अलाउ कर दिया गया। और चाइना के साथ जो व्यापार है उसको भी अलाउ कर दिया है। बाकी सारी मोनोपोली जो है कंपनी का, यहाँ पे एंड कर दिया। कंपनी को एंड नहीं किया, मींस वहां से ब्रिटेन से और भी कंपनीज इंडिया में आके अब ट्रेड कर सकती हैं, इस तरह से लो। इसके बाद मिशनरीज आए। मिशनरीज आप समझ सकते हो, धर्म प्रचारक, जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं उनको क्रिश्चियन मिशनरीज कहा जाता है। उनको भारत में मॉरल, मॉरल होता है नैतिक, नैतिक, और रिलीजियस होता है धार्मिक। इनमें धार्मिक और नैतिक इंप्रूवमेंट के लिए हम वो मिशनरीज आए। ओके, यहाँ पे अब एक ना पॉइंट दिमाग में रखना, मतलब जिससे सोचने पे आपको डिफरेंट व्यू मिलते हैं। उसका मतलब, हम एक तो एंगल ये है कि हम अपने आप को कैसा सोचते हैं। हम अपने आप को आज भी कहते हैं कि हम एक धार्मिक कंट्री हैं, हमारे नैतिक मूल्य जो मॉरल वैल्यूज हैं बहुत हाई हैं। पर उस वक्त ब्रिटिशर्स कैसे सोच रहे थे, ब्रिटिशर्स कैसे सोच रहे थे, तो वो हमें लो मॉरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स वाला मान रहे थे। उसका रीजन है, उन्होंने हमारे कुछ धार्मिक और सोशल कुरीतियां देखी। कुरीति समझ सकते हो ना आप,
कि जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को देखा उन्होंने। और ये होता है कि हम दूसरे रिलीजन दूसरे को देखते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, तो उस पॉइंट से अब कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई है ये। ओके, यहाँ पे 1 लाख रुपया एजुकेशन, भारत में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए किया गया। अच्छा, अब इसको दोनों तरह से आप समझो। एक है, आप अगर ब्रिटिशर्स को गालियां निकालना चाहते हो, मतलब बैड कहना चाहते हो, आप वैसे कह सकते हो। अगर आप एक जनरल रिफॉर्म्स की तरह देखना चाहते हो तो ये रिफॉर्म्स भी हैं, क्योंकि वो अगर उस वक्त राजा थे ना, मतलब अपने अपने टेरिटरी के वो किंग बनने लग गए थे, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या किया, उन्होंने कहा यहाँ पे हम हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। 1 लाख रुपया उस वक्त बहुत ज्यादा हो गया ना, खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो आज जिसकी नींव, जिसको आज का एजुकेशन सिस्टम कहा जा सकता है, वो एजुकेशन सिस्टम चला। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि ये जो मॉडर्न जो कल्चर आया, ब्रिटिश सिस्टम आया, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट आया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। आपने डीएवी संस्थाएं सुनी होंगी, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजेस, हाँ जी हैं आपके हिमाचल में, है ना। उनका पूरा नाम क्या है, दयानंद एंग्लो विद्यालय, ठीक है, दयानंद एंग्लो विद्यालय। उनमें क्या हुआ था कि डीएवी जो संस्थाएं थी, नहीं, दयानंद एंग्लो वैदिक, वैदिक वी से वैदिक जो संस्थाएं थी। एंग्लो का मतलब ब्रिटिशर्स, वेस्ट में होने वाली जो एजुकेशन है, और वैदिक का मतलब था जो भारत की पिछली पुरानी पारंपरिक एजुकेशन है वो। तो उनको किया गया, इस तरह से एक्सेप्ट किया गया। तो ये 1 लाख रुपया कर दिया। अब आपने सिर्फ ध्यान देना, 1813 में कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई है। अब 1833 आ जाओ, 1833, ये भी अब चार्टर एक्ट है। जैसे ही लिखा है चार्टर एक्ट, तो इट मीन्स ये कंपनी से आसपास घूम रहा है, कंपनी के रिलेटेड। तो इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की जो आप कह सकते हो बिगनिंग कह सकते हो, जहां एक प्रॉपर रोल प्ले करने वाला। तो ये पॉइंट नोट करना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड होता है जैसे कि एक जगह से, सेंटर से पूरे एरिया को एक जगह से ही कंट्रोल करना, प्रशासन चलाना एक जगह से। जैसे पूरे भारत का प्रशासन अब दिल्ली से चल रहा है, एक स्टेट का उसकी राजधानी से सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक। इस तरह से इसके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पहले क्या कहा गया था, कब कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1773, डेट्स याद रखना, 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर अब वहां से चलते चलते 1833 में लगभग ये पूरे इंडिया पे छा गए हैं। उसी गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वेरन हेस्टिंग, और अब कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये फर्स्ट है, इनको नोट करो। हाँ जी, आप भी नोट करो, ये जो जो पॉइंट्स मैं कहता जा रहा हूं, एक तो कहानी है वो सुनते चले जाओ, कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चले जाओ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आते थे, अब भी आते हैं, पर ये वैसे भी पता होना चाहिए। मेन फर्स्ट कौन है ये पता होना चाहिए। अब उसने पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको लिमिटेड थी पावर थी, पर अब इनको कुछ लेजिस्लेटिव होती है
कि इंटायर ब्रिटिश इंडिया में कुछ कानूनी अधिकार, कानून बनाने के, कानून को एग्जीक्यूट करने के अधिकार और बढ़ा दिए गए हैं। समझ लगी? कहां पे? ब्रिटिश इंडिया पे। तो अब यूरोपियन एमिग्रेशन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, पहले यूरोप से इमिग्रेशन। अब इसको 2 पॉइंट समझना। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, हम बने हुए हो जी, आप आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे आज सारा ये करना है, तो रिवीजन भी है, ये कुछ पॉइंट्स हैं और एक कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है, कुछ नए पॉइंट्स हैं। एक आता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन, दोनों में क्या फर्क है? और एमिग्रेशन, ये सुन, एमिग्रेशन का ई से याद रखना, ई से होता है एग्जिट। अगर कोई भारत से बाहर जाएगा वो एमिग्रेशन, भारत में एंटर करेगा इमिग्रेशन, आई से इन, जो भारत में आएगा इन। तो यूरोपियन भारत में आ रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे। यूरोपियन का मतलब सारे यूरोप हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरे पोर्टुगीज, डच, जो सारे जितने भी थे वो, उनकी बात हो रही है, जर्मन, ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे थे, प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे थे। उन पे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, पर अब जब अपना ही भारत हो गया, ब्रिटेन का ही हो गया, तो अब वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं। अब वो आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, और उनको स्पेशल प्रोविजन है, वेलकम है, किया गया है। तो ये कब किया गया? 1813 के बाद 20 साल बाद 33वें चार्टर एक्ट ही है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853, अब 20 साल आगे फिर चले जाओ, 20-20 साल का टाइम आ रहा है, ये 20 साल का, ठीक है? तो 20-20 साल का टाइम आ रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये इसमें ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे। कहां पास होते थे? जैसे भारत की संसद है ना, ऐसी ब्रिटेन पार्लियामेंट है। ब्रिटेन पार्लियामेंट में 1793 से लेके 1853 तक, 1853, तो आप इसका याद रखना, 1773 20 साल बाद 1793, फिर 1813, और फिर 1833, और फिर 1853। बस उसके दौरान सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले 1733, 1773 में, उसमें कौन आया था? हाँ जी, सबसे पहले ये याद रखना, ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट, इसको ऐसे याद रखना, रेगुलेट करने की, कंपनी कुछ कर रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उसकी नजर रख रही है, रेगुलेट उसके एक्शंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट रख रही है। तो वहां 73 से गवर्नर जनरल शुरू हुए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग पहले यहाँ पे। फिर 84 पिट्स जो एक्ट आया, 70-73 और 70-93 में एक और एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 कहा गया है। तो इसमें उसको मतलब एक फॉर्मेशन की गवर्नर जनरल है, उसके मेंबर्स क्या होंगे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कंपनी के सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू एक्ट को चेक करेगी। ये भी मतलब उसी को इम्प्रूव किया गया, 1773 के एक्ट को ही इम्प्रूव किया गया है। पर उसके बाद 1793, ये सारे चार्टर एक्ट, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहे थे, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। चार्टर्ड एक्ट का मतलब क्या है? चार्टर एक्ट समझो, चार्टर व्यापार करने वाली कंपनीज के साथ किया जाता है एक्ट, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ही मेन कंपनी थी यहाँ पे, और वही तनख्वाह दे रही थी गवर्नर जनरल को भी, वही दे रही थी। तो पहला एक्ट 1793 में आ गया,
दूसरा एक्ट 20 ईयर बाद 1813। ऐसे याद कैसे करोगे? 1793 को कहा गया कि आपको 20 साल और दे दिए, कंपनी को कहा 20 साल हम आपको और देते हैं, आप यहाँ पे मोनोपोली के साथ काम करो, और 1813 तक एंड कर दिया उसको, और उसको कहा कि अब आप सिर्फ और भी कंपनियां काम करेंगी, आपकी मोनोपोली एंड। और कुछ भारत में अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एजुकेशन मिशनरीज भेजे, जो भारत में रिलीजियस और दूसरी बातों के लिए अपना प्रचार करने के लिए आगे। 1833 में आते आते क्या कर दिया, भारत का जो एरिया वो इंक्रीज हो गया है। अब 1833 तक आते आते जो इंक्रीज हो गया, लगभग सारा एरिया आ गया, लगभग लगभग थोड़े छोटे रीजन छोड़ के लगभग सारा इंडिया आ गया। तो उन्होंने कहा कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। कौन है सबसे पहले, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 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 ठीक है। तो और फिर 53 आ गया जी, अब 1853 आ गया है, और अब 1857 आने वाला है। 1857 को क्या हुआ था? अगर आप ब्रिटिशर हो तो आप कहोगे म्यूटिनी, म्यूटिनी क्या होती है? और अगर आप इंडियन हो तो आप कहोगे आजादी की पहली लड़ाई। फर्स्ट वॉर फॉर इंडियन फ्रीडम, ठीक। वर उन्होंने म्यूटिनी, म्यूटिनी होता है फौज में जब विद्रोह होता है, फौज में आज भी होता है, आज भी अगर कोई आर्मी की कोई विद्रोह हो जाए आर्मी में, उसको म्यूटिनी बोला जाएगा, ठीक है, म्यूटिनी। तो 1853 में ऐसा क्या हुआ, अभी तक जितने भी थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे। तो अब उन्होंने किया कि एक आईएएस सिविल सर्विसेज का बात होती है ना, हमें अभी भी एक एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो शुरू हो गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ब्रिटेन में लंदन में ये टेस्ट होता था, वो टेस्ट से फिर इंडिया में वो आते थे, ठीक है, समझ लगी। उनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो पॉलिटिकल ना होके अब सिलेक्शन बेस्ड होगी, अब सिलेक्शन बेस्ड होगी। तो उससे क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको इंक्रीज कर दिया। लेजिस्लेटिव क्या होता है? हाँ जी, लेजिस्लेटिव होता है कानून बनाने वाली, कानून एग्जीक्यूट करने वाले, लेजिस्लेटिव। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना दी गई काउंसिल ही बना दी गई, उसके मेंबर इंक्रीज कर दिए गए हैं, और वहां से अब सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स की जा रही है। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? क्वेश्चन नंबर सिंपल ये, क्या इस चीज का फर्क पड़ता है कि जो सिविल सर्वेंट है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सिलेक्ट किया गया जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, बजाय इसके कि पॉलिटिकल उनको नॉमिनेट किया जाए। पॉलिटिकली नॉमिनेशन होती है ना, कि एक आदमी को आप राज्यसभा का मेंबर बना दो, तो उसके उनका कोई प्रोसीजर है, पर ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी को वो आप डिप्टी कमिश्नर बना दो, ऐसा तो नहीं ना है, एसडीएम बना दो, उसकी रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन होगी। जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होती है, आप इसको ध्यान में रखना, अभी तक मुगल पीरियड तक या अभी तक जितनी रियासतें थी वहां पे प्रशासनिक जो ऊपर की पोस्ट थी जितनी भी थी, वो सारी की सारी पॉलिटिकली नॉमिनेशंस थे। मतलब आप राजा के दामाद हो
तो आपको पोस्ट मिलेगी। आप कुछ और हो, रिश्तेदार में हो, आपको यहाँ नजदीकी हो, आपको मिल जाएगी। आपका बाप दीवान था, आप भी दीवान बन जाओगे। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है, समझ लग गई। पर अब ये पोस्टें आई, ये पोस्टें सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट से आने से क्या हो गया कि उनके पास अब कैपेबिलिटी वाले लोग आ गए। अब कोई भी एग्जाम पास कर रहा है, आज भी यूपीएससी का एग्जाम आप देखोगे तो उसको भारतीय प्रशासनिक एक टफेस्ट एग्जाम काउंट किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनना है ना, तो तब तो और भी टफ था। ब्रिटेन में होगा और इंडिया के लिए भेजा जाएगा, तो उसमें उनके जो लोग आए, वो जो प्रशासन में लोग आए, वो बड़े ही लायक टाइप के बंदे आए। हमारे लिए शायद ना हो, अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे लिए ना हो, पर ब्रिटेन ने शासन चलाने के लिए लेके आए कि भारत को कंट्रोल करना, दूसरी जगह पे एक दूसरी कल्चर को कंट्रोल करना है, दूसरे कल्चर को कंट्रोल करना है। ओके, अब कहां पे आगे, 1853। अब 1857 में क्या हो गया? हाँ जी, म्यूटिनी या आवर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, दोनों ही हो गए। एक ही बात है। ओके, ठीक है जी। 1857 में अंग्रेज बड़ी मुश्किल से बचे, इंडियन बड़ी मुश्किल से बचे। यूपी, मेरठ कानपुर, दिल्ली, ये कुछ एरियाज थे जहां पे जो इसका बहुत जबरदस्त असर था। ठीक, यूपी के एरियाज में। हरियाणा पंजाब में इमीडिएट एक्शन लिया गया। हरियाणा पंजाब में, उस वक्त तो पंजाब एक ही था, पंजाब में इमीडिएट जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको डिसआर्म कर दिया गया, उनसे हथियार ले लिए गए जो इंडियन सोल्जर्स थे, सो दैट कि वो विद रिवोल्ट ना कर सकें। ठीक, फिर भी यहाँ पे इस साइड पंजाब के इलाके जैसे जलंधर छावनी होगी या लाहौर के साइड हो गए, कहीं कहीं पे वो जो सिपाहियों ने बिना हथियारों के भी लड़ाई लड़ी, पर वो इतनी कामयाब नहीं थी। पंजाब में जो यहाँ पे लुधियाना, मोगा, इस साइड लोगों ने भी पार्टिसिपेशन की। पाकिस्तान पंजाब, जो आज पाकिस्तान पंजाब है, वहां के लोगों ने, मतलब एक जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स ने भी उनके विरोध में कर दिया। पर कोई ऐसा, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं था जो प्रॉपर लीड कर सके सेंट्रलाइज्ड, तो वो कुछ देर में ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए। तो 1857 में जब ये बात हुई, तो ये बात कहां तक गई? ये बात गई ब्रिटेन क्वीन के पास, ब्रिटेन पार्लियामेंट तक गई कि भाई ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम से शुरू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे पहले फर्स्ट एक्ट को क्या कहा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 73 74 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बनी थी ये। ठीक है, अब जो बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको नोट कर लो। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है ना, अब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की है, अपनी है, लोगों की है, पर है तो इंडिया ही ना, वो इफेक्ट तो इंडियंस को ही कर रही है ना। ओके, तो 58 में उन्होंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती भारत को, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं और वो बिजनेस की वजह से जो कुछ चीजों को करते हैं। आजकल भी ऐसा है ना, लोग ये कहते हैं कि सरकार कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचा रही है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक, तो वो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब है इन्वेस्ट किया, चाहे वो किसी में फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट किया और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था। और उसने सारी की सारी पावर्स अब ब्रिटिश क्राउन, महारानी को या महाराजा को, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। भारत और एक भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया, ऑफिस अपॉइंट कर दिया।
और उसको भारत के कंट्रोल के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चलाने के लिए पूरी कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई। मतलब ब्रिटिश राजा ने, क्राउन ने एक इसी भारत को कंट्रोल करने के लिए ऑफिस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया कि उसको पूरी अथॉरिटी है कंप्लीट। उसमें 15 मेंबर्स की काउंसिल दे दी। उस सेक्रेटरी के साथ कितने मेंबर्स की? 15 मेंबर्स की काउंसिल दे दी। और भारत के गवर्नर जनरल इंडिया, अब जो इंडिया में है गवर्नर जनरल थे ना, वो तो इंडिया में रह के कर रहे थे ना, उनको अब नया नाम दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखना, नोट करो इनको, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट कौन थे? गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773। 1773। फिर 1833 आया। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अब लॉर्ड कैनिंग, ये कब आए हैं? 1858 में गवर्नर। ये कौन से? अब ये ब्रिटेन गवर्नमेंट को आंसरेबल पर्सन आ गए हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, अब काउंसिल बन गई है इंडिया की, ठीक। तो अब एक्ट आया 1861। 1861 में पहले क्या सेंट्रलाइज किया गया था ना, हमने पढ़ा ना, सेंट्रलाइज किया। अब लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन शुरू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पोर्टफोलियो सिस्टम एंटर किया गया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है जी? प्रोफाइल होता क्या होता है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोर्टफोलियो का मतलब है डिप्टी कमिश्नर की अथॉरिटीज क्या है, 1 1 2 3 4 लिख दी जाती हैं। जब, हाँ, जब आप मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे जाओगे तो उस पोस्ट की कुछ अथॉरिटीज है ना। जब आपको अपॉइंट किया जाएगा आपको वो अथॉरिटीज दी जाती हैं, बताई जाती हैं कि आपकी ये अथॉरिटीज हैं। तो इस तरह से पोस्ट क्रिएट की गई भारत में और उनके पोर्टफोलियो डिफाइन कर दिए। एसडीएम का पोर्टफोलियो क्या है, डिप्टी कमिश्नर का पोर्टफोलियो क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। मतलब कुछ लेजिस्लेटिव में आएंगे, कुछ जुडिशरी में आएंगे, कुछ एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूटिव में आएंगे। वो डिफाइन किए गए हैं सो दैट कि आपस में झंझट ना पड़े। और बॉम्बे और मेड्रास प्रेसिडेंसीज, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, पहले कानून बनाने की पावर खत्म कर दी थी, अब फिर से शुरू की लेजिस्लेटिव पावर। उनको लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 6 to 12 मेंबर्स बना दिए गए। अब ये फेडरल सिस्टम का ही एक रूप आ गया कि सेंटर में गवर्नमेंट है, 2 प्रेसिडेंसीज और शो कर दी हैं कि वो भी अपने को कंट्रोल, अपने एरिया को कंट्रोल कर। अब इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हिमाचल है, एक पंजाब गवर्नमेंट है, राजस्थान है, ये अलग अलग फेडरल हो गया ना। उसकी कहीं पे जो उनके, अब आज की डेट में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इससे फेडरल सिस्टम क्या है कि हमारा जो एक कल्चर है, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन, पंजाब का कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन, राजस्थान का कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। उनको कुछ से है, उनका एरिया है, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। हम अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जाके ये अलग अलग डिफरेंट कल्चर के हैं, इनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, प्रेसिडेंसीज कर दी गई। ओके, अच्छा, फिर अब 1861 के बाद 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, उसने
लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी एक्सपेंशन करके 6 to 12 मेंबर्स ऐड किए हैं, उन्होंने थोड़ा और कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल मतलब सेंट्रल मेंबर्स भी थोड़े ऐड कर दिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेंबर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये ध्यान देना, प्रोविंशियल मेड्रास प्रोविंसी थी, बॉम्बे प्रोविंसी थी, ठीक है, प्रोविंसेस, और पंजाब भी प्रोविंसेस था उनका, यूपी भी उनका प्रोविंसेस था, ये इस तरह से। तो ये प्रोविंसेस थे, उनके मतलब मेंबर्स ऐड कर दिया गया। अब उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन लेके आए। अभी पहले हम किसको पढ़ के आए हैं? सिलेक्शन। कौन से एक्ट में सिलेक्शन होनी शुरू हुई है? सिविल सर्विसेज की कौन से एक्ट में शुरू हुई है? हाँ जी, जरा देख के बताओ मेरे को। 1857 में तो विद्रोह हुआ है। 58 ये रहा, आप ध्यान देना है। 57 में विद्रोह हुआ था। 58 नहीं, गलत बता रहे हो आप। 1853 1853 में सिलेक्शन बेस्ड आए थे। अब एक नया वर्ड यूज हुआ है, इलेक्शन, क्योंकि आज के टाइम में जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन बेस्ड है ना। और प्रिंसिपल पर चाहे इलेक्शन नहीं था, वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, मेथड ऑफ नॉमिनेशन वाज एम्प्लॉयड, नॉमिनेट कर रहे थे, नॉमिनेट, ठीक है। नॉमिनेशन जब नॉमिनेट किया जाता है तो अथॉरिटी की अपनी मर्जी होती है, आपको भेज दे, आपको भेज दे, नॉमिनेट कर दिया है। जब सिलेक्शन की बात आती है तब आप में से शो करोगे कि आप में से कौन सा अच्छा है, वो उसको भेजा जाएगा। जब इलेक्शन की बात होती है वो है कि आपको इक्वल राइट है, आप और आप दोनों मिलके जो दो हैं, जितने इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करोगे, जो आगे जाएगा उसको भेजा जाएगा। ओके। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये याद रखना, नाम याद रख लो किसको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कितने साल बाद आ गया? 1892 के बाद, लगभग 17 साल बाद। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये वर्ड लिखो आप। इन पे जब क्वेश्चन आता है हम भूल जाते हैं, पता नहीं कहां से आया है। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, नोट करो इसको। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट नाउ, ठीक। इन्होंने क्या किया 1909 में? इन्होंने मुसलमानों को, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया। काउंसिल में इलेक्शन हो रहे हैं ना, इलेक्शन, नॉमिनेशन भी मेथड यूज हो रहा है, इलेक्शन हो रही है, तो प्रोविंसेस से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जा रहा है। जो इंडियंस हैं उनको लेके आ रहे हैं आगे, इंडियंस, उनमें अब मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया। पर याद रखना उस वक्त पूरे भारतीय जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। आज की डेट में भारत के हर एक अडल्ट फ्रेंचाइज को, मतलब इसको अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं ना, अडल्ट को वोटिंग का पूरा अधिकार है। उस वक्त नहीं था, उस वक्त कुछ लोगों को था, ठीक है, कुछ लोगों को था। अच्छा, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया गया? क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, वो उनमें एक फीलिंग थी कि भाई अभी तक तो वो पावर में थे, मुगल्स थे जब पहले पावर में थे, पर अब जब इलेक्शन की बात आती है तो फिर तो मेजोरिटी वाला पावर में आ गया ना। तो ये हिंदू कहते थे हिंदू पावर में है, हमारे इलेक्शन, हमारी सीटें कम होंगी, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, कुछ सीट्स उनको नॉमिनेट कर उनको दे दी गई, ठीक है। तो वहां पे इसका दूसरा पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, उन्होंने भारत को समझा कि इनमें डिवीजन कहां पे है।
उन्होंने समझा इस चीज को कि डिवीजन कहाँ, उस डिवीजन को उन्होंने और पक्का किया, और पक्का किया। तो जो फाइनल जाके कहां पे हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया। ठीक, अदरवाइज पहले भी चल रहे थे। शिवाजी जो थे, शिवाजी वो कौन थे, मराठा थे, हिंदू थे, पर उनकी आर्मी के जनरल कौन थे, मुसलमान थे। ठीक है, जब मराठा अफजल खान था शायद, उसने अटैक किया, शिवाजी को मारने की कोशिश की, तो उसको बचाने वाले कौन था, पीछे आर्मी का जो जनरल कौन था, वो मुसलमान खड़ा था। ठीक, और जब औरंगजेब था, जिसको हम कहते हैं कट्टर हिंद मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, उसकी जो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, उसमें हिंदू जो राजपूत थे, उनको ऊपर लाया गया था, वो जनरल थे उनके, मतलब पैरेलल चल रहे थे, तो चल ही रहे थे। जब यहाँ पे राजा, जाट राजा था सूरजमल, उसकी अपनी आर्मी, आर्मी में कौन कौन थे, उसके अपने 35,000 सिपाही अपने थे, 15,000 सिपाही मराठा रखे हुए थे, 15,000 सिपाही सिख रखे हुए थे। तो डिवीजन नहीं थी, पर होता है ना कि दो पार्टी है, अगर दो धर्म है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चलता है, तो उन्होंने इसको कंक्रीट किया कंक्रीट कर दिया। उन्होंने क्या किया, कंक्रीट किया, इसको डिविजन्स कर दी, अदरवाइज नॉर्मल चलना था, नॉर्मल चलना था। ठीक, तो अब सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दिए। 1909 को याद रखना, 1909। तो अब इसमें इस एक्ट ने कहा कि फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो लेके आए ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी नॉमिनेट किया जाएगा। अब आप ये बात समझो, एग्जीक्यूटिव क्या होगा और लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाली, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने वाली, मतलब और उसमें चले गए वाइसरॉय एंड गवर्नर। अब 1915 आ जाओ। 1915 में एक और भी घटना हुई थी, गांधी जी भी इसी दौरान आए थे। गांधी जी भी, उससे पहले गांधी जी कहाँ थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, तो इंडिया एक्ट गवर्नर ने बनाया गया, उसमें जितने भी पहले एक्ट बनाए गए उनको कंसोलिडेट कर दिया गया। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन को चलाने के एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया गया। तो रिपीलिंग 57 प्रायर एक्ट, 47 एक्ट पुराने थे, उनको रिपील, रिपील मतलब रिव्यू करके मॉडर्न एक नए तरीके से पेश कर दिया गया, उनको रख लिया गया, कंसोलिडेटिंग देयर प्रोविजंस, उनके प्रोविजन। 1953, 1999, इसको इस तरह से याद रखना, पहला एक्ट यहां पे याद रखना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उससे पहले आप याद रखना 1857 से पहले वाले चार्टर एक्ट थे। 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, ब्रिटिश क्राउन चल पड़ा है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया, डिसेंट्रलाइज किया बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ इलेक्शन वर्ड यूज किया, इलेक्शन, चाहे नॉमिनेट ही कर रहे थे लोगों को, लोगों में नॉमिनेट कर लेते थे, भाई तू राजा है या हमारी तरफ का, तेरे को काउंसिल में ले लिया ठीक है, मॉर्ले, अच्छा ये याद रहे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। 1915 में जो पिछले जो जितने एक्ट बनाए गए थे उनको कंसोलिडेट किया गया, रिपील कर दिया गया। मोंटागो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म, ये नाम याद रखना फिर से इसको। पहले कौन सा था, मॉर्ले मिंटो 1909 में, अब मोंटेगो
कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको याद रखना, अब इसको नोट करो आप, ठीक है। ये नाम जो है ना, ये याद रखना है इसमें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99, इसने क्या कहा, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वर्ड याद रखना, डायरची या डायरकी, इस वर्ड को लिखो, डायरकी। डायरकी है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया, एक जैसे आज की डेट में डायरकी है ना, स्टेट मुद्दे अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है। इसने भी डिवाइडिंग प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्स। एक है ट्रांसफर्ड और एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में इंक्रीज की है, और बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन कर लिए। ये बाई कैमरलिज्म क्या होता है, यहाँ पे एक फिर से अगर आपको कंफ्यूजन है, शायद मैं समझाने में नहीं आया। डायरकी जब बाय कैमरलिज्म समझो, हिमाचल में विधानसभा है, विधान परिषद है। यार हिमाचल में रहता है या कहाँ रहता है? कल हमने किया था, जो 120, जिसकी सीट्स 120 से ज्यादा है, वहां दो हाउसेस बनाए जाते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद जो है परमानेंट हाउस होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है ना, लोकसभा लेजिस्लेटिव जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट करके आएंगे। इस सिस्टम को बाई कैमरलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। बाई कैमरलिज्म सिस्टम चला यहाँ पे, तो एक तो परमानेंट ही हो गया, रिजर्व हो गया परमानेंट, दूसरा ट्रांसफर, उसमें इलेक्शन होके आएंगे, लोग आएंगे जैसे लोकसभा में जाते हैं, और उनकी अपनी टेन्योर है। और जो ऊपर का सिस्टम, उसको डिसॉल्व नहीं किया, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, अपनी विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा वैसी रहेगी। तो ये सिस्टम कहाँ पे, मॉन्टेग्यू कैम्स फॉर्म्ड रिफॉर्म में किया गया, कि इससे उन्होंने किस वे में किया, कि जो नीचे का हाउस है ना, जहां पे इलेक्ट होकर के हम इंडियंस को लाएंगे, अगर कभी हमें लगा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे या हमारे कंट्रोल में नहीं चल रहे, हम इस हाउस को डिसॉल्व कर देंगे, ऊपर वाला हाउस बना रहेगा, ऊपर वाला हाउस हमारा कंट्रोल में चलता रहेगा। ओके, 1909, 9 के बाद कौन कौन से, 15 और 19। 19 को और क्या हुआ था, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हुआ। अच्छा, साइमन कमीशन गो बैक सुना होगा, किसने नारा, लाला लाजपत राय उस मूवमेंट में थे पूरे, वैसे तो इंडिया में थे। लाला लाजपत राय को हिट किया गया, इंजर्ड हुए, कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हुई, तो भगत सिंह ने उनका बदला लिया था। तो वो कर्नल सैंडर्स को मार दिया था उन्होंने, ठीक है, गोली चलाई थी, फिर उनको बाद में फांसी पे भी लटकाया गया। और जलियांवाले बाग का बदला किसने लिया था, सॉरी, जनरल सैंडर्स वो था, उसमें मैं गलत बोल गया, 1919 में वो उधम सिंह था, उस पर भी मूवी बनी है। वो उधम सिंह कहाँ गया था, ब्रिटेन असेंबली में जाके वो गोली मार के आया था, ठीक है। साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन, अब ये ध्यान देना, 1919 में एक्ट बना, उसमें ये कह दिया गया कि आज से 9-10 साल बाद हम इनको रिव्यू किया करेंगे। क्या हो गया, स्क्रीन होल्ड हो गई है, देख लेते हैं जी, चल तो रही है भाई, बता दिया नहीं, आधा लेक्चर चला जाता है।
अब आ गई स्क्रीन, आ गई। साइमन कमीशन आ गया जी। साइमन कमीशन, मानसी महाजन, मैसेज भी आया हुआ है एक, चल रही है सर। ओके जी, ठीक है जी, वेरी गुड जी। हाँ जी, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन याद रखना 1927 में आया। साइमन कमीशन क्या था, क्यों कहा गया उसको गो बैक? अब ये ध्यान रखना, 1919 को जो कुछ उन्होंने एक्ट बनाए भारत के, उनके हिसाब से रिफॉर्म के लिए बनाए गए, तो उन्होंने कहा कि इनको हम हर 10 साल में लगभग रिव्यू कर लिया करेंगे। रिव्यू करके फिर आगे हम देख लेंगे 10 साल बाद कि कुछ मॉडिफिकेशन और चाहिए तो वैसे कर लेंगे। ओके, तो साइमन एक कमीशन अपॉइंट किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, पर उसमें भारत का कोई मेंबर नहीं था। इसलिए मतलब कमीशन बनाया गया, उसके जितने मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, उसमें जितने मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे। भारतवाद के लोग चाहते थे कि ये जो साइमन कमीशन है इसमें कम से कम कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो हो ना, कि ठीक चल रहा है। अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ऊपर से गवर्नमेंट ही काम कर रही है, तो इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं ना था उसमें, तो इसलिए उसको अपोज किया गया। तो कमीशन ने रिकमेंड किया अबॉलिशन ऑफ डायरची। डायरची समझ गए, अपर हाउस लोअर हाउस। ओके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और कहा कि प्रोविंसेस में भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, प्रोविंसेस में भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, वहां पे भी इलेक्शन करके उनका एक लेजिस्लेटिव कर दिया जाए 1977। पर ये एक्ट नहीं है, साइमन कमीशन एक एक्ट नहीं है, ठीक है, वो कमीशन है जिसने रिकमेंडेशन की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 35 में आ जाओ, 1930 में आओ पहले। लाहौर कन्वेंशन हुई 26 नवंबर 1930 को, उसमें पूर्ण जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस की कन्वेंशन थी, तो वहां पे पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। और 26 जनवरी को ये कहा गया कि ये हमारा इंडिपेंडेंट डे है, हम पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। और उस वक्त के लीडर्स ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इसको हम कहते हैं कि अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, वर्चुअली ये डेट्स लगा दी गई। इसीलिए जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उसको डेट दी गई 26 जनवरी 1950। वो इसी बात को लिए थी कि तब हमने घोषित किया था कि भारत पूर्ण स्वराज लेंगे। मतलब अब बात समझो, यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रोविंसेस में बनाएंगे, पर लोगों ने कहा, कांग्रेस ने कहा उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू और लीडर्स ने कहा कि हमें ऐसी गवर्नमेंटें नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा ही राज होना चाहिए। समझ लगी ये? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, ऑल इंडिया। अब ध्यान देना, इसमें उस वक्त भारत में दो तरह के लोग, दो तरह के एरियाज थे। एक को कहा जाता था प्रोविंसेस, जैसे बंगाल प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंसेस, और कुछ और भी, पंजाब प्रोविंसेस, प्रोविंस, और कुछ और भी थे जो रियासतें थी, जैसे जींद का राजा, पटियाले का रियासत है, जयपुर की रियासत है, सिंधिया, ये वो सारी जितनी भी रियासतें थी उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनको, उनकी संधि हो रखी थी इनके ब्रिटिशर्स के साथ। बस उनको ये था कि आप फौज नहीं रखोगे, आप आर्मी नहीं रखोगे, बाकी आप चला रहे हो, आपके साथ हमारा लेना देना मतलब ओके है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दी
और जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। जो पहले डायरची इन प्रोविंसेस था, प्रोविंसेस में क्या था, दो बना दिए ना, ड्यूल ड्यूल जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे वो हटा के ड्यूल का भी समझ गए ना, इसको ऐसे समझो विधानसभा विधान परिषद, एक ट्रांसफर्ड है एक परमानेंट रिजर्व्ड है, ठीक है। और बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, 6 प्रोविंसेस थे, बाइकैमरलिज्म उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए। डायरची क्रिप्स मिशन 1942 में आया, 1935। अब ये उस वक्त आज की डेट में हमें लगता है, पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ब्रिटिशर्स जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त तो ये लगता था कि भाई जैसे पहले चला आ रहा है, राजे हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे, हम लोग इंफीरियर हैं, हम नहीं उठ सकेंगे, उस तरह से था। कि ये जो आजादी की लड़ाई है ना, आजादी की लड़ाई कोई सारा ही देश थोड़ा लड़ रहा था, जो लोग लड़ रहे थे, बाकी लोग बिजनेस कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, जो कर रहे थे उनके लिए ऐसा था कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, चलते रहते हैं। ओके, जैसे आज भी आप देखोगे, आप कोई सारा ही थोड़ा है, कोई सारे बीजेपी के पीछे लगे हैं, या सारे कांग्रेस के, बहुत से लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब क्रिप्स मिशन आया, साइमन कमीशन के बाद दूसरा कौन सा, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो 1942 में लगी वर्ल्ड वार, तो वो आया कमीशन कि भाई भारत का कॉपरेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ठीक है सोल्जर्स कहाँ के हैं, इंडियन है, चाहे उनके ऑफिसर्स कौन से हैं, ब्रिटिशर्स हैं, पर इनसे पूछ तो लेना चाहिए कि भाई हमारा साथ दोगे। हाँ, तो की प्रपोजल क्या था, लड़ाई हो गई तो आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। समझो क्या होता है डोमिनियन समिट, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस है कि आप रहोगे तो ब्रिटिश उनके आर्मी के क्राउन के अंडर ही, पर आप अपना अपने चला सकते हो, ठीक है। ओके, राइट टू ऑफ प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रपोज्ड यूनियन। अगर आप प्रपोज्ड प्रोविंसेस को कहा गया कि मेड्रास प्रोविंसेस अगर चाहती है, वो यूनियन में नहीं रहना चाहती, वो बाहर भी रह सकती है। मतलब उसने मतलब दोनों रास्ते दिखा दिए, जाना चाहते हो आना चाहते हो आपकी मर्जी है। 1942 में रीजन क्या था, लड़ाई लगी है, सोल्जर चाहिए, सोल्जर्स चाहिए। फिर साइमन कमीशन आया, क्रिप्स मिशन आया, ये याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946। तो उसने कहा कि भाई 94 साल हो गए, ब्रिटेन का अब बुरा हाल हो गया, वहां पे उनसे संभाला नहीं गया, जीते तो हैं पर नुकसान हो गया है, ठीक। और भारत में विद्रोह हो रहे हैं, भारत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से उनके हेड थे, और बहुत सा इंडियन यूथ, हिंदू सिख मुसलमान बंगाली पंजाबी मद्रासी, पूरे इंडिया से वो उसमें गए हैं। इवन लेडीज उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने एज ए आर्मी रिक्रूट हुई हैं, ठीक है, गई हैं, लड़ाई हुई है, कोहिमा की तरफ से, बर्मा की तरफ से, कोहिमा की तरफ से अटैक किया उन्होंने, पर बर्मा पे ब्रिटेन जीत गया। जापान जो इनको सपोर्ट कर रहा था इंडियन नेशनल आर्मी को, जापान नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरने से वो उसने विड्रॉ कर लिया, इनके पास सपोर्ट नहीं रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है, इनको पकड़ लिया गया है 1946 में। तो उस वक्त इन्होंने वहां पे बहुत से ब्रिटिशर ऑफिसर्स को मार दिया। जो थोड़े होते हैं ना, थोड़े लोग उनको हमेशा डर होता है कि ये जो मेजोरिटी है ना, मतलब जो इंडियन थे, वो यार अगर मारने पे आ जाएं तो ये तो मार देंगे, कितने हम कितने लोगों को मारेंगे, या हम मतलब सेफ्टी के लिए ये डर हमेशा रहता है। तो उन्होंने फिर एक चीज की कि पावर इंडियन लीडरशिप में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और फीचर क्या था, सेपरेट पाकिस्तान की मेजर मांग की गई थी, रिजेक्ट किया गया।
3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया। 3 टायर क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया विद लिमिटेड पावर, ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस। 3 टायर। अभी क्या है? 2 टायर है हमारी, 2 टायर कह लो, या अभी 3 टायर तक हम उस वे में कहते हैं। 3 टायर्स इस तरह से भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है फर्स्ट टायर, स्टेट गवर्नमेंट है, देन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, वो थर्ड टायर में चली गई। इस तरह से उन्होंने 3 टायर कैसे कहा? यूनियन, उसको लिमिटेड पावर, यूनियन को लिमिटेड पावर देने का मतलब है कि वो भारत को स्कीम ही बना रखी थी उन्होंने, कमजोर रखना है। भी स्टेट्स पावरफुल है, वो लड़ेंगी। फिर ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस बना दिए। ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, जितने 6 प्रोविंसेस थे कि ग्रुप बना लो, और फिर उसके अंडर प्रोविंसेस। तो उनका ऐसा एक प्रपोज्ड था। फिर माउंट बेटन, कौन सा प्लान आया था? कैबिनेट मिशन प्लान। उसके पहले कौन सा प्लान आया? क्रिप्स मिशन। उसके पहले साइमन कमीशन पड़ा, और माउंट बेटन प्लान आया। माउंट बेटन ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई पार्टीशन कर दो इनकी, प्रपोज किया। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए जाएं, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक। और की पॉइंट क्या था? इमीडिएट इन लोगों को ट्रांसफर कर दी जाए पावर, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों बनाए गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। कहां पे पास किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पास किया गया। वहां पे इसको पास करके कहा गया, इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस हैं। एम्पावरिंग असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बना सकती हैं। टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी एंड ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत के में से जो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में ब्रिटिश अथॉरिटी खत्म, एंड और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या होगी? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी होती है जिसके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव ना हो, वो हो गया। ओके, तो कितने एक्ट हुए? 1909 क्या हुआ? डिवीजन हो गई, सेपरेट, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। किसको? मुस्लिम्स को। 1915, 1919 साइमन कमीशन, 1927 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर क्रिप्स मिशन, फिर नेक्स्ट कौन सा आया जो पूछने आया था? हैं? क्रिप्स मिशन के बाद 42 में कौन सा आया? हाँ, क्रिप्स मिशन आया था 42-6 में। कैबिनेट मिशन आया, फिर माउंट बेटन आया। माउंट बेटन के बाद अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बन गया, और ये एक्ट कब पास हुआ था? 1946 में पास हुआ था ये। 1947 एक्ट करके कहा गया इसको, उसको, क्योंकि 1 साल का टाइम इनको अपना चाहिए था कि वापस जाना है, पावर ट्रांसफर करने में सारा कुछ चाहिए था। सारा कुछ 1946 में फॉर्मुलेट होने लग गया था। 19 सितंबर टू 1946 को भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। भारत में क्या बनाया गया? इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब अभी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग। इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग एक गवर्नमेंट चाहिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त? नहीं, वो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। समझ लगी इस चीज की? काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कोई और है, वाइस रॉय।
तो वाइस प्रेसिडेंट है उनके सबॉर्डिनेट, कि आप हमारे सबॉर्डिनेट हो। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर, उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर का मतलब इतना ही था ब्रिटेन के साथ क्या अफेयर होगा। यहाँ कॉमनवेल्थ रिलेशन, कॉमनवेल्थ कौन से होते हैं, जो ब्रिटेन डोमिनियन में थे। कौन कौन से आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, आज भी उनको इकट्ठे हैं। दैट मीन्स आज हम सोवरेन तो हैं पर डोमिनियंस में हैं हम, मतलब उन कॉमनवेल्थ के हिसाब से ही हैं, मतलब पर चलो अब इंडिपेंडेंट है अब। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड ग्रेन। जॉन मथाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। जगजीवन राम, लेबर। SC H भाभा, वर्क एंड माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान, फाइनेंस। बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। C राजा गोपालाचारी, एजुकेशन मिनिस्टर। आसफ अली, ट्रांसपोर्ट। II चुंद्रीगर, कॉमर्स। अब्दुल राब निश्तार, कम्युनिकेशन। गजनफार अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ। ये थे, ठीक है। इसमें याद रखने वाले दो ही पॉइंट है इंटरिम गवर्नमेंट में, ये जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट, बाकी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये। पर ये इंटरिम गवर्नमेंट थी। अब जो फर्स्ट कैबिनेट बनी है 1947 में, 1947 में जो फर्स्ट कैबिनेट, आजाद भारत की अपनी कैबिनेट, वो कौन सी थी? क्या ये इलेक्टेड थी? नहीं, उसी इंटर्म गवर्नमेंट को फर्स्ट कैबिनेट बनाया गया है, उसी। तो ये प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी गई है। डिफेंस आ गए, एग्रीकल्चर, फूड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर जिस वक्त फर्स्ट कैबिनेट बनी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। दैट मीन्स उस वक्त प्रेसिडेंट कौन होंगे इसका नाम पता नहीं था हमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही थे। बलदेव सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। तो इसके अलावा इन्होंने कॉमर्स में कुंवर जी, होमसू जी भाभा, जॉन मठाई, ये आए। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भीम राव रामजी अंबेडकर, BR अंबेडकर। वो पहले इंटर्म में नहीं थे, पर यहाँ पे उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। पहली इंटर्म में लॉ मिनिस्टर जो थे जोगिंदर नाथ मंडल थे, ये ध्यान रखना। कई बार आता है ये कि पहली जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी उनमें लॉ मिनिस्टर कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल। और जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया आई उसमें लॉ मिनिस्टर कौन थे? BR अंबेडकर। इस तरह से समझ लगी ये आपको? ठीक है। ये आपको एक बार में नहीं समझ लगती, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज मैंने इसको रिव्यू किया, पुराने रिवाइज कर दिया है, ये सारे पहले भी पढ़े थे। कुछ पॉइंट्स थे, साइमन कमीशन, क्रिप्स कमीशन, माउंटबेटन कमीशन जो था, वो क्या क्या उनके रोल आए हैं। ये जो भारत का संविधान बना, कुछ पॉइंट्स याद रखना। भारत का संविधान बना, उसका बेस कौन सा क्या था? आइडिया है? क्वेश्चन आएगा ये, आपको ये नोट करो। भारत का जो संविधान बना उसका बेस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 में ब्रिटेन ने जो संविधान, उसको ही, मतलब वो फर्स्ट हमारे पास एक ड्राफ्ट था, उसको अमेंडमेंट में लाया गया। क्या भारत कोई भी कंट्री 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो संविधान उस वक्त का एक्ट था, वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट का एक
फर्स्ट जिसको स्टेप कह सकते हो कि लिया गया वहां से। अब क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? कोई भी देश, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकती। तो एक देश चलाना तो बहुत बड़ी बात है। देश पुराने राजाओं के टाइम पे जो राजा बोलता था वही कॉन्स्टिट्यूशन था, पर जब हिंदू हिंदू राजा हुए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो था मनुस्मृति हो जाता था। जब मुस्लिम राजा होते थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन शरीयत हो जाता था। ठीक है, तो मतलब ये दो किताबें आप पीछे ध्यान रखना, इन पे भी क्वेश्चन है। मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हिंदू राजा थे, और शरीयत अगर मुस्लिम राजा होते थे। ठीक है, उसके अलावा जो बुद्धिस्ट राजा थे जैसे अशोक है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनमें जैसे सिद्धांत लिखे जाते थे कि राजा कैसे चलाना वर्क करेगा। तो सबसे जो पुराना एक अर्थशास्त्र आता कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, किसने लिखा? क्वेश्चन आएगा आपको, चाणक्य ने, कौटिल्य। ये हिस्ट्री में ये अर्थशास्त्र है जो, ठीक, कौटिल्य का इसमें, तो उसमें सिद्धांत दिए गए उस वक्त के, पर कोई ऐसा प्रोमिनेंट क्या होगा वो ऐसा नहीं था। वो जैसे जैसे राजा चेंज हो जाते थे वो भी चेंज होता चला जाता था। अब आपके पास संविधान नहीं है और आप ने बनाना है, तो एक असेंबली बनाई गई, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान रखना। संविधान, अभी तक हमने पढ़ा एक्ट्स कौन से चल रहे थे, और ये ओरिजिन्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, फर्स्ट फॉरवर्ड इंडियन ने नेशनल कांग्रेस ने, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं, मैंने आपसे हमने डिस्कस किया ना 1931 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे कांग्रेस के लीडर्स ने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज का मुद्दा, कि हमने पूर्ण स्वराज, तो उनको कहा जाता भी चलाओगे कैसे? तो वो कहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सोची कि हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक, तो ये आइडिया हमारा अपना संविधान है भारतीयों का। इस आइडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत जो पॉपुलर आइडिया हुआ कि हम अपना संविधान बना के आप राज चलाएंगे। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? कैबिनेट मिशन आया वही कि डिवाइड करना है ना भारत को, कि दो पाकिस्तान बना दो ये। तो उसने प्रपोज किया कि भी आप ऐसा करो, एक असेंबली बनाओ। कब? ये याद रखना 1946 में, कि आप एक असेंबली बनाओ और जिसका नाम रखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो आपका संविधान बनाएगी। ठीक, इलेक्शन, अब मेंबर्स इलेक्ट किए गए, इलेक्ट सिलेक्ट नहीं किए, इलेक्ट किए गए। कहां से? जो पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज चल रही थी उनसे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक आदमी एक वोट। तो इसने जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कुछ मेंबर मुस्लिम से ले लिए, कुछ मेंबर्स सिख से ले लिए, कुछ मेंबर जो भी जनरल कैटेगरीज थी उनमें से ले लिए, जिनसे कैटेगरीज वाइज मतलब कोई कबीलों से ले लिया, कोई किधर से ले लिया, कोई जैसे बिजनेस क्लास है उन कम्युनिटी से ले लिया, कोई कहीं से ले लिया, सो दैट कि जो भारत की डाइवर्स पॉपुलेशन है उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ जाए। तो ये कब बनी है? 1946 में। तो इसकी मीटिंग कब हुई? दिसंबर 9 को मीटिंग हुई है। कौन इसके पहले प्रेसिडेंट थे? ये क्वेश्चन आएगा, नोट करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। पहले क्या वही प्रेसिडेंट रहे हैं?
ठीक, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो खुद लॉ, मतलब से उनकी स्टडी जो थी लॉ थी, कानून के पढ़े हुए वकील थे वो। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव समझते हो ना? हमारे जो ऑब्जेक्टिव का मतलब है किसी भी कंपनी का, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, उस तरफ चलना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 13, पहली मीटिंग कब हुई है? दिसंबर 9 को। और दिसंबर 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें भारत की फिलॉसफी और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम क्या होगा ये रखा, डिस्कस किया गया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और फिर उसको डिस्कस करने के बाद जनवरी 22, 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमारी जो भारत का संविधान बनाएंगे उसका एम क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। उनमें कुछ वैल्यूज को आगे रखा गया, उनको कोर वैल्यूज कहा जाता है जो भारत के संविधान की। पहला, जस्टिस, न्याय, इंसाफ मिलेगा। दूसरा, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? समानता, कानून के सामने कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई भी कानून का राज होगा ना तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इक्वालिटी, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लिबर्टी, आजादी, आपको बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, धर्म को ग्रहण करने की। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फॉर्मिंग द कॉर्नरस्टोन, और ये जो हमारा, जब हमने प्री एम्बल पढ़ा तो उसमें ये बातें आई ना, तो इनको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। तो उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किया गया कि आप ड्राफ्ट करो। ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया क्योंकि जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी मेंबर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो तो लीडर है ही हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी मेंबर्स हैं। पर उस वक्त जो भारत के हालात ऐसे थे कि जैसी पार्टीशन हुआ, एक तो पार्टीशन हुआ, एकदम से दंगे भड़क गए हैं पूरे भारत में, खासकर बंगाल और पंजाब बॉर्डर पे दंगे भड़क गए हैं। उनको कंट्रोल करना, दिल्ली यूपी में दंगे भड़क गए हैं, उनको कंट्रोल करना। तो भारत के हालात बड़े नर्वस हो गए थे उस वक्त। ये पॉइंट आ गया था एक पॉइंट पे कि ब्रिटेन वाले, ये पॉइंट वहां पे बात उठी कि भाई इनको राज देने जा रहे हो कि अभी अभी चढ़ा दिन है नहीं, ये लड़ने पहले लग पे हैं। ठीक है कि ये अभी शुरुआत नहीं हुई, इन्होंने मारकाट पहले कर दी है। तो उस वक्त फिर उन जो लीडर्स थे, जो हमारे टॉप लीडर्स थे, उनके ऊपर ये भी दबाव था कि वो भारत को किसी तरह से, भारत में शांति जो है, नॉर्मल हालात बना सकें, पार्टीशन है उसको प्रॉपरली कर सकें। तो उस वक्त चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये सारे मेंबर थे, पर ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ मेंबर्स को प्रमोट किया गया, ड्राफ्ट करो भी, आपका काम यही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ और कर लेंगे, पंडित जवाहरलाल कभी कभी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, आएंगे मीटिंग्स में आपके साथ, पर एक्चुअल ड्राफ्ट का काम जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया। कब दिया गया? अगस्त 29, 1947। तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, और भी बहुत सारे थे। और मेन जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब जब भी संविधान बोला जाता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर की फोटो लगी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। उनका योगदान इसलिए भी ज्यादा था कि जो कमेटी मेंबर्स थे उनमें उनमें कुछ ऐसा हुआ
कि शायद कोई एक्सपायर हो गए, कोई बाहर चले गए, कोई बुजुर्ग थे, तो पूरे का पूरा जो योग दायित्व आया ना कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर था, उन्होंने ड्राफ्ट करवाया, वो चेयरमैन थे इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा वो एक उस वक्त लर्न थे, मतलब लॉ में कोई उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की थी, लॉ में डॉक्टरेट थे, लॉ में डॉक्टरेट थे, उनको ऑलरेडी इन चीजों का एक्सपीरियंस था, तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है, पर आप उनके अलावा और भी लोग थे, ठीक। तो मैंने कर दिया ना डिस्क्रिमिनेट कि जो लीडर्स थे, लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जरूरत उस वक्त भारत की राजनीति में पड़ रही थी, वो वहां पे बिजी थे, और जो दूसरे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो जितना योगदान पाया पाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मेन नाम आया। तो ये पूरा उसने ड्राफ्ट बनाना है, रेजोल्यूशंस जो पास हुए हैं उनकी डिस्कशंस को इकट्ठा करना है, डिस्कशंस होती थी और रेजोल्यूशंस होते थे, फिर उनको लिखत में ड्राफ्ट में प्रॉपर लेके आना, ये सारा इसमें है। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जब किया ना, तो सबमिट प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया February 21, 1948। अब किस प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हाँ, वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं, 2 साल तक ना इतनी एक्सटेंसिवली डिबेट्स हुई हैं इसके ऊपर, उनको रिकॉर्ड में रखा गया है। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पे अगर फंसती है तो उसको कोर्ट करना पड़ता है उन डिस्कशंस के ऊपर कि तब कौन कौन सी बातें हुई थी, किस बात को कैसे लिया गया, तो उससे हमें हमारा बेस पता चलता है कि उस वक्त लोगों ने कैसे सोचा, ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या 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 होने चाहिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर ये है, ओके। फिर फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया, कब किया गया? ये अडॉप्ट किया गया, याद रखना, नवंबर 26, 26 जनवरी और 26 नवंबर, ये याद रखना, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया कि ये हमारा जितनी भी मॉडिफिकेशन हमने कर ली है, ड्राफ्ट बना लिया है, फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसको गणराज्य भारत, दूसरा हिंदी में लिखते हैं भारत गणराज्य, एक ही मतलब है। भारत के कितने नाम है? 2। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है 2 नाम है, इंडिया एंड भारत। हिंदी इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किससे शुरू होता है? प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल जो पहले, अब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, जब एनसीईआरटी में पहले ही पेजेस पे प्रीएम्बल दे दिया जाता है, जहाँ उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स लिख दिए जाते हैं। क्यों लिख दिए जाते हैं? कि बच्चे को ही पता लग जाए कि मेरा फंडामेंटल राइट क्या है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज हैं, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये बोला गया। क्या जब ये संविधान बना तब इंडिया सेकुलर कंट्री था? सेकुलर लिखा गया था? नहीं, वो बाद में अमेंडमेंट किया गया, उसमें सेकुलर ये वर्ड, कुछ और वर्ड ऐड किए गए, पर पहले ये थे। फंडामेंटल राइट्स, तो सारे सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट चलानी है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, तो कोर्ट किसी गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती,
पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं एक गाइडलाइंस, कि आप जब भी कानून बनाओ, स्टेट्स को कहा गया आप इन गाइडलाइंस के अंदर ही कानून बनाओ, ठीक है। सो दैट जिससे उन गाइडलाइन से जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे। मतलब ऐसे कानून मत बनाना, तो उन कानून बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, साथ के साथ स्टेट्स में भी गवर्नमेंट पैरेलल बनेगी, ठीक है। उनकी यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, जो भारत में यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है, पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लिमिटेड पावर्स में काम करने की आजादी है। ये इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। अमेंडमेंट प्रोसेस, भारत का सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, होगे भी होते रहेंगे, पर जब अमेंडमेंट किया जाएगा ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कि भारत की कोर प्रिंसिपल्स में दखल अंदाजी हो जाए, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनएक्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अडॉप्शन डेट ये थी, और इफेक्टिव डेट जनवरी फिर 26 हमने कर लिया है। उस डे को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, या इंग्लिश में रिपब्लिक डे। सिग्निफिकेंस, जो इनेक्टमेंट, ये समझो कि उस दिन के बाद भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, और एक डेमोक्रेटिक जो फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया वो लागू हो गया, और भारत के सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हो गए। ओके, अब इसमें एक ये भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो असेंबली में सब कमेटीज होती हैं, कमेटीज, यहाँ पे कमेटीज आना चाहिए था, कमेटीज होती हैं। वो कमेटीज के हेड कौन थे ये याद रखना। अब यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये सब कमेटी है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन पे सिग्निफिकेंस देखो, जो सिग्निफिकेंस है यूनियन पावर, मतलब सेंटर में जो पावर को होल्ड कर रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पर प्रोविंसेस, जो भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये उनकी एफर्ट्स हैं। अदरवाइज क्या होता? पंजाब अलग होता, रियासतें अलग होती, राजस्थान अलग होता, साउथ कुछ अलग होता, सारे अलग अलग, ठीक, भारत का ये स्ट्रक्चर ना होता, ठीक। उनको मनाया, उनको किस तरह से इकट्ठा किया, वो सारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी उनके पास ही थी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने पढ़ लिया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी वी पटाबी सितारामैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, ये याद रखना डॉक्टर। नेशनल फ्लैग, क्या हमारा नेशनल फ्लैग पहले कौन सा था? अभी तो आपको पता है तिरंगा है, ट्राई कलर है, उसमें अशोक चक्र है, चक्र है ना उसमें, ठीक है। पहले क्या था? उसकी जगह चरखा होता था, ठीक है, गांधीयन। अडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग, अडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट सी एस वर्दाचरियर, अडॉक कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बी पटाबी सीतारमैया, माइनॉरिटीज कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान रहा है, ठीक है। इसलिए
गुजरात में उनके स्थान पे बनी है ना बहुत बड़ी मूर्ति। आप चाहे कांग्रेस के हो, आप चाहे चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी, भारत की अगर बात होगी तो कुछ पर्सनैलिटीज को आप जुठला ही नहीं सकते। उनमें एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, जैसे हम बी आर अम्बेडकर कह देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके योगदान को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या और भी बहुत से लोग हैं, उनके योगदान को आप कभी भी डिनाई नहीं कर पाओगे कि ये इन्होंने कुछ किया नहीं किया। ठीक है, तो उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल्स असम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बोरदोलोई। नॉर्थ वेस्ट ये सारे आ गए जी। सब कमेटी ऑन माइनॉरिटी, सब कमेटी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस के धार। दैट मीन्स उस वक्त ऐसे नहीं कि एक आदमी ने सोचा ऐसा बना दिया जाएगा। एक प्रॉपर ये इंडिया के, भारत के उस वक्त के टॉप लीडर्स, टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे, टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे और अच्छे मतलब बात थे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत ने जब बनाना ऐसा तो होता नहीं है कोई नई चीज आप बना ली है आपने कोई हवा में, उसका कोई ना कोई रेफरेंस तो होता है ना, उस रेफरेंस को लेके आपने शुरू किया। तो सोर्स ऑफ में जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिंसिपल, वो दूसरे देशों को भी स्टडी किया गया। आपको पता है कि करतार सिंह सराभा था एक, जब गदर मूवमेंट थी तो उसमें करतार सिंह सराभा था, वो भी एक इंटेलेक्चुअल था और उसको फांसी की सजा हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब विद्रोह हुआ तो फांसी की सजा हुई। पर भगत सिंह, बहुत से लोग ऐसे थे, भगत सिंह के साथ और भी थे, राजगुरु थे सुखदेव, उनको साथ में फांसी हुई। तो इतनी फांसियां हुई हैं पंजाब में, जिसमें अगर आप फांसी देखोगे तो उसमें पंजाब सबसे आगे था। आजादी की लड़ाई में फांसियां हुई, पर भगत सिंह को ऊपर क्यों ले लिया? अगर एक जनरल टर्म में देखें तो भगत सिंह का नाम ऊपर आता, सबसे ऊपर। अगर कोई जिसको आप यूथ आइडल कहते हो तो वो भगत सिंह, भगत सिंह क्यों आ जाता है? भगत सिंह को सिर्फ फांसी हो गई इसलिए वो ऊपर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था। उसने भारत का सिस्टम ही नहीं पढ़ा, उस छोटी सी उम्र में, जो उस वक्त यूएसएसआर, कार्ल मार्क्स, जो अमेरिका के सिस्टम को भी पढ़ा, उसने इन सबको समझा। तो इसलिए वो टॉप में लीडर। एक तो है कि आपने दूसरों को पढ़ा नहीं है पर फिर भी आप अच्छे लीडर हो, पर वो इस तरह से था इसलिए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए आपको उस वक्त के दूसरे सिस्टम्स भी समझने पड़ने थे, और जो ऐसा नहीं है कि आप कैपिटलिस्ट कर दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रोल था, वो चाहते क्या थे? वो कहते थे कि अगर हम कैपिटलिस्ट नहीं हैं, कैपिटलिस्ट समझते हो आप, पूंजीवादी, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आप सोशलिस्ट नहीं हो तो आप समाज का भला नहीं कर सकते। सोशलिस्ट कौन थे? यूएसएसआर। कैपिटलिस्ट कौन था? यूएसए। दो एक्सट्रीम एंड है ना, एक में बाजार को देख के नीतियां बनाई जाएंगी, एक में समाज को देख के नीतियां बनाई जाएंगी। ठीक है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो भारत है वो इन बिटवीन दोनों में कहीं पे हो, इन बिटवीन। तो भारत का जो सिस्टम को या सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप को जो सूट करता हो, ऐसा फीचर रखना चाहिए। तो उसमें आया सबसे पहले, ये आप नोट करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भारत का ब्लूप्रिंट बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट। समझते हो आप सिविल इंजीनियर हो, आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है? हाँ, क्या होता है? आप एक नक्शा बनता है, नक्शा मैप बनता है, जब मकान बनाते हो, बिल्डिंग है, तो उसको एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ठीक है, नक्शे की, तो वो होता भी थोड़ा ब्लू कलर में ही है। आप कभी जाना अपने घर में जाना, तो उस ब्लूप्रिंट बेस्ड आपके घर की रजिस्ट्री होती है।
तो ब्लूप्रिंट जो मेन मैप था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो था, उसमें कुछ प्रोविजन तो डायरेक्टली एज इट इज अडॉप्ट कर लिए गए, एज इट इज अंग्रेजों के संविधान से। वो कौन से थे? अब इसमें ऐसा नहीं है, आप ना जितने भी स्टडी करने वाले हो, आप जो लोग कहीं पे भी जो स्टडी करते हैं जाके, इन जो आपके एग्जाम है इनको हम कहेंगे क्या, कौन से एग्जाम, गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए वो सारे जितने हैं ना, उन वो एक पार्शियल माइंड के साथ सोचने लग जाते हैं, अनबायस्ड माइंड। वो ये क्या है कि हम या तो अंग्रेजों को बुरा 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 कहेंगे या अच्छा अच्छा कहेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता, इन बिटवीन होता है। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, वो हर एक में होती हैं। वहां से कुछ आए हैं फेडरल स्ट्रक्चर, हमने नहीं सोचा कि फेडरल स्ट्रक्चर, ये अंग्रेजों का सोचा हुआ है। क्या है कि इसमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया, डिमार्क कर दिया कि सेंटर की क्या पावर होगी, स्टेट्स या प्रोविंसेस की पावर क्या होगी, सो दैट इनमें झगड़ा ना हो। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का रोल जो पहले था उसको एज इट इज, गवर्नर की पावर और रोल एज इट इज भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी गई हैं। आज भी हिमाचल का गवर्नर है, राजस्थान का गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गवर्नर दो स्टेट्स का हो सकता है, एक ही आदमी दो स्टेट्स का या तीन स्टेट्स का? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हो सकता है, होता है। पंजाब हरियाणा दोनों का एक गवर्नर हो जाता है। गवर्नर को दो तीन स्टेट्स दी जा सकती हैं, गवर्नर है वो, ठीक है, ठीक। बाई कैमरल स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ लिया ना, बाई कैमरल स्ट्रक्चर भी उन्हीं का दिया हुआ है, बाई कैमरल। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल मैटर में मतलब स्टेट मैटर में स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी है, वो अपने आप से बना सकती है। इमरजेंसी प्रोविजन, अब ये ब्रिटिशर्स लगाते थे इमरजेंसी, और हम भी वहीं से लिया है, हैंडल अनफोर्सिन। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त हम पे रूल ही कर रहा था ना, तो वहां से भी क्या क्या चीजें हमने ली ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो था वो पैरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे जैसे पार्लियामेंट बनती है वो काम करती है, सेम इंडिया में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। तो ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, ठीक। तो वही लेजिस्लेचर मतलब कानून प्रक्रिया, कानून बनाने, इनके लिए वहां से लिया। रूल ऑफ लॉ, अंग्रेज कहते थे रूल ऑफ लॉ, ये कानून का राज है, लॉ इज सुप्रीम, सभी के लिए वो एक जैसा है। क्या पहले रूल ऑफ लॉ नहीं था? राजाओं के टाइम पे ऐसा नहीं होता। क्यों? राजा रूल से अबव होता है। राजा जो है, क्योंकि उसने अपना, उसका तो जो बोलेगा वही तो लॉ है, वो तो उसने बोला ना। रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटेन का देन था, आज भी रूल ऑफ लॉ है। आप प्रेसिडेंट को भी, अगर क्रिमिनल एक्ट में है कोई, प्रेसिडेंट को भी उसमें आप डायरेक्टली तो नहीं, पर उसको भी लॉ के अंडर लाया जाएगा, उसके भी केस चलेगा, कैसे उसको उतारा जाएगा। और मतलब फर्स्ट जो हमारा प्रेसिडेंट है और जो बाकी हैं वो तो लॉ के अंडर है ही। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया ने एक ही सिटीजनशिप दी है। फेडरल स्ट्रक्चर जो यूएसए का, वहां सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, यूएसए की भी है प्लस स्टेट की भी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं आप कहते हो कि मैं इंडियन पंजाबी हूं, इंडियन हूं, हमारे पास पंजाब की सिटीजनशिप तो नहीं है ना, हिमाचल की सिटीजनशिप तो नहीं है ना, ठीक है, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है। बाई कैमरल स्ट्रक्चर तो वही है, लोकसभा राज्यसभा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेके आए हैं, वो 1935 में वो भी लागू कर रहे थे, वही मतलब उनका ही था, इनसे ये आ गया। अब अमेरिका पे चलते हैं। इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स की बात होती है ना,
अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की बात वहां पे हुई थी, वहां पे भी आजादी का आंदोलन हुआ है, वहां पे भी टॉप क्लास लीडर्स हुए हैं, अब्राहम लिंकन, ये वो सारे वहां पे हुए हैं, ठीक। और फंडामेंटल राइट्स की बात वहां से हुई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें लिखा गया। जुडिशियल रिव्यू, कुछ लॉज होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा ना कि कोर जो है वो वैसे ही संविधान की रहेगी, कानून बदलेंगे, पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या कोर्ट को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है और इनवैलिडेट कर सकती है। ऐसे बहुत से केस आते हैं, गवर्नमेंट केस लॉ बना देती है, पार्लियामेंट्री जो है लॉ बनाती है और उस पर रोक लगा देती है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जुडिशरी जो है वो सरकार के अंडर में नहीं चलती, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है, उसका अपना अपना रोल है, अपना ही रोल है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे आपसे क्वेश्चन है कि माई चांस प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, पोस्ट खाली है, किसी वजह से बीमार है, डेथ हो गई, डिजिग्नेशन हो गया, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे ना, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली है, अब कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। समझ लगी? याद रखना, मतलब हायरार्की है ना, कि पहले तो वो प्रेसिडेंट है ही है, वो नहीं थे तो चलो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करने लगे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है किसी कंडीशन में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, क्या करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से सीनियर मोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट पोस्ट पे चला जाएगा, ठीक। वो परमानेंट नहीं है, मतलब जब तक वो इलेक्शन नहीं होते, वो प्रोसीजर नहीं होता, विद इन 6 मंथ रिजॉल्व करना होता, उस तब तक वो कार्यभार वो संभालेंगे। प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रखी जाती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा से भी हमने कुछ लिया है। तो एक तो जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन गवर्नमेंट से ले लिया, जो उन्होंने हमें 19 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 प्रमोट किया, उसमें आया था। पर फेडरल सिस्टम का जो फेडरल सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग हो, ये कैनेडियन सिस्टम है। अब क्या है कि ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इनकी अथॉरिटीज हैं, पर पावरफुल कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। अथॉरिटी किसके ज्यादा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वहां से लिया, कनाडा से। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सेंट्रल अगर गवर्नमेंट जो है सारा ये हो गया। रेजिडुअल पावर, तो रेजिडुअल पावर वहीं पे है, मतलब कि सेंटर के पास पावर रिजाइड करेगी। आयरलैंड छोटा सा कंट्री है, आयरलैंड ब्रिटेन के पास है आयरलैंड, वहां से भी इंडिया ने कुछ लिया। एरिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अभी हमने पढ़ा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम सीधा कहें फंडामेंटल राइट, कोर्ट बिल्कुल आपको गवर्नमेंट को ऑर्डर रिट कर सकती है कि ये फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं, आप ये करो, ऑर्डर है। पर गवर्नमेंट को जो ये है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट ये कह सकते कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, आप इनके अंदर ही रहो, फोर्स नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है। कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकती, डायरेक्शन जाके आप इन डायरेक्शन के साथ रहो। तो ये आयरलैंड से आया है
तो क्योंकि पॉलिसी बनानी होती है स्टेट ने, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए है। फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड। अब क्या है मेथड, क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन है? नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। वो सारा क्या है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। वो हमारे इलेक्शन, उनका अपना मेथड है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज हम यहाँ करते हैं, कल आगे करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो क्या है? जो स्टेट असेंबली के चुने हुए लोग हैं, जो सेंटर में यूनियन असेंबली के चुने हुए लोग हैं, वो सारे वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद जो चुना जाएगा वो प्रेसिडेंट होगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सारे बने हुए 5 लोग बने हुए हैं।